नमस्कार स्टूडेंट, मैं रामस्वरूप जहांगीर स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल आदित्य बायोलॉजी एजुकेशन हब में। और हम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो डिस्कस कर रहे थे, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से है, और एक डायग्राम के थ्रू हमने जो पूरे उनके जितने भी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको हमने समझा था। इसके अलावा हमने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसको हमने ओवेरी कहा था, तो ओवेरी की स्ट्रक्चर देखी थी और उसका ओरिजिन वगैरह देखा था। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा oogenesis। oogenesis या इसको हम हिंदी में अंड जनन कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसको हम ओवेरी कहते हैं, और उस ओवेरी के अंदर oogenesis की प्रोसेस के द्वारा ओव्यूम का निर्माण होता है जिसको हम अंड जनन की क्रिया कहते हैं, जिससे एग का निर्माण होगा। तो यहाँ एक जो oogenesis है उसको हम थोड़ा डिटेल से समझे, उससे पहले यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना कि हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ओवेरी है उस ओवेरी के सरफेस के ऊपर क्यूबॉइड जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है। और अब यहाँ पे जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा गौर से सुनना कि फीमेल के अंदर जो oogenesis की प्रोसेस है वो फीटल अवस्था के अंदर 2 मंथ की अवस्था में शुरू हो जाते हैं। अर्थात जब फीमेल जो बेबी जो उसका फीटल है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान जो 2 महीने का होता है उसी दौरान जो है वो oogenesis की प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है। ये नोट करने वाली बात है। अब देखो क्या होता है कि 2 मंथ का जो फीटल है उसके अंदर जब ये फिक्स हो गया कि आगे जाके फीमेल ही बनने वाला है, चाइल्ड जो बेबी है वो फीमेल ही बनने वाली है, तो उसके अंदर ओवेरी का डेवलपमेंट जो शुरू हो जाता है। ओवेरी डेवलपमेंट के दौरान जो है यहाँ पर जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो 2 महीने के फीटल के अंदर यहाँ की कुछ सेल जो है वो डिफरेंशिएट होकर और ओवेरी के स्ट्रोमा में आती है। यहाँ ध्यान देना कि इस ओवेरी के स्ट्रोमा में आ जाती है, और यहाँ आने के बाद में कुछ स्ट्रोमा की सेल्स जो है वो इसको चारों ओर से घेर लेती है। यहाँ मैं एक सेल को अंदर लेके आया हूँ, ऐसी मिलियंस जो सेल्स है वो अंदर की तरफ आती है और इस तरीके से डिफरेंशिएट होती है। और ये डिफरेंशिएट होने के बाद में अब ये जो सेल बनी है इसको हम कहेंगे प्रीमोर्डियल ओव्यूम। इसको हम प्रीमोर्डियल ओव्यूम कहेंगे। तो यहां ध्यान दो कि ये जर्मिनल एपिथेलियम होगी, इसकी सेल्स जो डिफरेंशिएट होकर जो सेल्स बनाएंगे उसको हम कहेंगे प्रीमोर्डियल ओव्यूम। अब इस प्रीमोर्डियल ओव्यूम के अंदर एक जो सेल दिख रही है आपको, इस सेल को हम कहेंगे प्राइमरी oocyte। ये सेल जो प्राइमरी oocyte कहलाती है। और आपको बता दूं कि ये जो प्रोसेस है वो 2 मंथ से शुरू होती है, जिसके दौरान प्रीमोर्डियल ओव्यूम बनना शुरू होते हैं, और 7th मंथ के अंत में जितने प्रीमोर्डियल ओव्यूम बनने हैं वो सारे बन जाते हैं। और इनकी जो संख्या होती है 7 मंथ के दौरान या 7 मंथ के अंत तक वो होती है 7 मिलियन। 7 मिलियन जो है वो प्रीमोर्डियल ओव्यूम जो पूरे के पूरे इसके अंदर बन जाते हैं। और इन प्रीमोर्डियल ओव्यूम के भीतर एक सेल होती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। ये प्रोसेस जो है वो फीटल अवस्था में ही शुरू हो जाती है, ये बात ध्यान रखने की है, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो प्रीमोर्डियल ओव्यूम के अंदर जो प्राइमरी oocyte है, ये सेल जो है वो oogenesis की प्रोसेस में भाग लेगी, और oogenesis की प्रोसेस जो है
उसके अंदर जो किस प्रकार से इस प्राइमरी oocyte से ओव्यूम का निर्माण होता है। तो यहाँ आप एक चीज आ रहा कि फीटल अवस्था में 2 महीने की उम्र में ही ये शुरू हो जाता है, जबकि मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होती है, जो 15-16 साल का होता है। उस दौरान जो है वो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएस रिलीज होगा और उस जीएनआरएस से जो है वो फ्यूज जो है वो एपेक्स और एलएस सीक्रेट करेगी, तब टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन जो दोबारा शुरू होगा और फिर उसके बाद में जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया शुरू होती है। जबकि यहाँ पर oogenesis की प्रोसेस फीटल अवस्था में शुरू हो जाएगी और यहाँ पर जो लगभग 7 मिलियन जो है वो प्रीमोडियल ओव्यूम बन जाएंगे इस ओवेरी के अंदर, और प्रत्येक प्रीमोडियल ओव्यूम के अंदर एक प्राइमरी oocyte होगा। अब ये प्राइमरी oocyte जो किस तरीके से आगे डेवलपमेंट करता है तो वो समझो। अब हम oogenesis की प्रोसेस को पढ़ते हैं, तो समझो यहाँ पे कि oogenesis की प्रोसेस के दौरान मैंने यहाँ बताया आपको कि एक सेल जो होती है जिसको द्विगुणित कोशिका कह रहे हैं, और इस कोशिका का नाम मैंने बताया प्राइमरी oocyte। ये जो प्राइमरी oocyte है, इस सेल के अंदर जो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, और मियोसिस फर्स्ट जो है इससे जो है वो 2 अनइक्वल सेल बनेगी। ध्यान रखना कि यहाँ पे 2 अनइक्वल सेल बनेगी, एक सेल जो है वो छोटी होगी और एक सेल जो है वो बड़ी होगी। ये तो यहाँ इस चीज को समझना कि प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट होने से जो है वो 2 अनइक्वल सेल बनेगी, दोनों की दोनों सेल जो हेप्लॉइड है, लेकिन एक सेल बड़ी है। इस एक सेल में जो है वो अपने जो अधिकतर जो मतलब जो मैटरनल जो साइटोप्लाज्म है उसको ग्रहण किया है, जबकि एक के पास में मैटरनल साइटोप्लाज्म बहुत कम मात्रा में है। ये जो बड़ी कोशिका बड़ी है, इस कोशिका को हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte। ध्यान रखना कि सेकेंडरी oocyte जो थोड़ी बड़ी होती है और ये मैक्सिमम जो साइटोप्लाज्म है वो यही रीच करती है, इसी के पास आता है, और बाकी जो दूसरी सेल जो छोटी सेल बड़ी है इस सेल को हम कहेंगे पोलर बॉडी फर्स्ट। क्या बोलेंगे? पोलर बॉडी फर्स्ट। जबकि आप यहाँ पे मैं आपको साथ साथ में एक बार वापस स्पर्मेटोजेनेसिस भी मतलब समझाता हूँ। तो यहाँ हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को देखा था, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होने से जो है वो 2 इक्वल सेल बनती है। ये दोनों इक्वल सेल है और इन सेल्स को हमने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नाम दिया था। हरी बात में ये इक्वल सेल है, जबकि ये अनइक्वल सेल है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जब यहाँ मियोसिस सेकंड होगा तो इससे जो है वो पुनः 2 सेल बनेगी जो फिर अनइक्वल होगी, एक छोटी बनेगी और एक बनेगी बड़ी। ध्यान रखना कि ये फिर से अनइक्वल है और इस प्रोसेस को हम मियोसिस सेकंड कर रहे हैं, और यहाँ मियोसिस सेकंड होगा और मियोसिस सेकंड के दौरान फिर से जो है 2 अनइक्वल सेल बनेगी। एक सेल फिर से जो है अपने मैटरनल साइटोप्लाज्म को जो ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करेगी और हम इसको कहेंगे ओव्यूम या oocyte। ये तो हो गया ओव्यूम या oocyte, जबकि दूसरी जो सेल बनी है इसको हम कहेंगे पोलर बॉडी सेकंड। ध्यान रखना कि ये पोलर बॉडी फर्स्ट है, ये पोलर बॉडी सेकंड है। अब आप इसकी तरफ देखते हो कि ये पोलर बॉडी फर्स्ट का क्या होता है, तो ध्यान रखना कि फर्स्ट जो पोलर बॉडी है ये या तो जो है वो यहीं पर ही डीजेनरेट हो जाएगी, अगर डीजेनरेट ना भी हो तो फिर जो है इसमें मियोसिस होगा, सेकंड इसमें भी होगा, और इससे जो 2 सेल बनेगी जो इक्वल सेल बनेगी, और इनको हम कहेंगे सेकेंडरी पोलर बॉडी। ध्यान रखना कि पोलर बॉडी सेकंड और सेकेंडरी पोलर बॉडी में फर्क है। पोलर बॉडी सेकंड जो है वो सेकेंडरी oocyte से बना है, जिससे हम पोलर बॉडी सेकंड कह रहे हैं, जबकि पोलर बॉडी फर्स्ट में जो है मियोसिस सेकंड होने से जो 2 इक्वल सेल बनेगी उनको हम सेकेंडरी पोलर बॉडी कहेंगे। या तो ये मियोसिस जो है वो हो सकता है, और या फिर जो आजकल जो है वो मतलब जो कहने में विकास की अवस्थाओं के दौरान ये दूसरा जो मियोसिस है जो पोलर बॉडी के अंदर है वो होता नहीं है,
और इससे जो एक मियोसिस की इकोनॉमी कर ली जाती है, ताकि जो है वो ये प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी खर्च ना हो, तो ये डायरेक्ट ही यहीं पर डीजनरेट हो जाती है। अगर ये मियोसिस कर भी लेती है और करती है तो सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी, और ये सेकेंडरी पोलर बॉडी जो ये भी डीजनरेट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये दो और ये तीसरी सेल, ये तीनों सेल जो आगे जाके क्या हो जाएगी, डीजनरेट। जबकि हमने यहाँ देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हमने देखा था कि इनसे फिर से जो है दो इक्वल सेल बनेगी, दो 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 दो, और हमने इनका नाम दिया था स्पर्मेटिड। और ये स्पर्मेटिड जो आगे चल के और स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा बनाते हैं स्पर्म। तो ध्यान रखना कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो मियोसिस होता है उससे दो सेल बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर जो मियोसिस होगा तो इनसे दो दो चार सेल बनेगी। जबकि यहाँ ध्यान रखना कि प्राइमरी oocyte में जो डिवीजन होता है तो उससे एक सेल बनती है, और इस तरीके से एक ही ओव्यूम बनता है, तीन सेल जो है डीजनरेट हो जाती है। तीन सेल का यहाँ पर काम नहीं है। एक प्राइमरी oocyte से जो एक ही एंड कोशिका बनेगी, जबकि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो चार स्पर्म कोशिकाएं बनेगी। ये चीज ध्यान रखना यहाँ पे। और एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है अगर आप देखो तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये जो सेकेंडरी oocyte है वो प्राइमरी oocyte से अधिकतर जो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो रीच कर लेता है। तो ये क्यों अधिकतर जो साइटोप्लाज्म है वो रीच करता है, यानी अधिकतर जो साइटोप्लाज्म है वो इसी के पास में क्यों आ जाता है, क्यों ये ले लेता है, इसका क्या रीजन है। तो देखो, तो ये जो है वो सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी oocyte के बाद में जो ओटिड है, यहाँ हमने देखा था कि ये मैटरनल जो साइटोप्लाज्म है उसको ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करते हैं, जबकि पोलर बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म कम होता है और ये डिजेनरेट हो जाती है। इसका क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, क्यों ये ज्यादा जो है अधिकतर साइटोप्लाज्म ग्रहण करती है, तो इसके बारे में समझो आप। देखो यहाँ पे कि प्राइमरी oocyte जो है वो किस तरीके का है, 2n यानी द्विगुणित कोशिका है। इसके पास में इसके जीनोम मतलब इसके जो सेल के अंदर जीनोम के दो सेट है, दो सेट में से एक सेट जो पैटर्नल है, एक सेट जो मैटरनल है। अभी आप ध्यान दो कि इस सेल से जो है हमें हैप्लॉइड यानी हमें गेमेट बनाना है, और गेमेट मियोसिस से होता है, तो गेमेट बनने के दौरान जो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, अर्थात कहने का मतलब कि एक ही जीनोम का सेट रहता है, तो एक जीनोम के सेट को जो है वो हमें खत्म करना है, उनको डंप करना है। तो अब डंप जो करेंगे कहाँ पे, इसलिए मियोसिस तो होना ही है, और मियोसिस जो होगा तो मियोसिस से जो ये हैप्लॉइड हो जाएगी, और ये जो गुणसूत्रों का इसका जो सेट है यानी आधे इसके पास आगे आधे इसके पास आगे, ये वाले जो क्रोमोसोम जो खत्म हो जाएंगे, डंप हो जाएंगे, और बाकी के जो आधे क्रोमोसोम इसके अंदर रह जाएंगे। तो पहली इकोनॉमी तो ये रहेगी कि क्रोमोसोम यानी हाफ जो जीनोम क्रोमोसोम है उसको क्या करना, डंप करना, क्रोमोसोम को डंप करना। अब ये कहीं ना कहीं तो इनको व्यर्थ करेगी, कहीं ना कहीं तो इनको खत्म करना ही पड़ेगा, तो मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस होना भी जरूरी है। दूसरा क्या रहेगा कि हम जानते हैं कि स्पर्म, अभी हमने देखा था कि स्पर्म जो चार इक्वल सेल बनेगी जिनको हम स्पर्मेटिड कह रहे हैं, और ये चार इक्वल सेल जो स्पर्म बनाते हैं तो इनके पास में साइटोप्लाज्म बिल्कुल थोड़ा होता है। और दूसरी चीज हमने देखा था कि इनको जो है वो ओव्यूम तक आना है, तो इनके बीच की जो है वो जो सीमा है वो बहुत लंबी हो, मतलब कहने इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा लंबी होगी, उस पूरी दूरी को ये जो पार करके लोकोमोशन के द्वारा ओव्यूम तक पहुंचते हैं, तो इनको हल्का भी होना है, तो ज्यादा साइटोप्लाज्म को जो अपने अंदर नहीं रख सकते, तो इसलिए जो है इनके अंदर जो यानी डिफरेंशिएट होकर जो स्पर्म बनाती है, तो उस दौरान साइटोप्लाज्म इनके पास में मतलब न के बराबर है। जहां मैंने आपको कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है जो स्पाइरल क्रम में मौजूद होते हैं, उन माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म होता है, जिनको हमने मेन सेट कहा था। तो ये मेन सेट के पास यानी जो मेन सेट है उतना ही साइटोप्लाज्म है, इसके पास में है नहीं। अब हम जानते हैं कि ये स्पर्म आकर इस ओव्यूम को जो हैप्लॉइड ओव्यूम है इसको फर्टिलाइज करेगा, और फर्टिलाइज करने से यहाँ वापस 2n सेल बनेगी। अब आपको पता है कि ये 2n सेल्स जो है ये आगे चल के पूरा एम्ब्रियो डेवलप करने वाली है, तो इस दौरान जो है इस सेल्स के अंदर यानी ये जो सेल है जिसने जाइगोट बनाया है, और जाइगोट में डिवीजन के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, और वो जो शुरुआती एनर्जी है उस एनर्जी के लिए कुछ पोषण की जरूरत पड़ेगी, ताकि ये मतलब जो आगे माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाए। तो उस दौरान जो पोषण की आवश्यकता जो करता है ये मैटरनल साइटोप्लाज्म में ही करता है। तो दूसरा जो हो गया कि जाइगोट का न्यूट्रिशन, ये दूसरी जो है इंपॉर्टेंस हो गई इसकी, तो सिग्निफिकेंस हो गया दूसरा कि ये दूसरा क्या कार्य
अब तीसरा सिग्निफिकेंस ये समझो कि हम जानते हैं कि इस जो ओव्यूम में ओटिड है, ये ओटिड जो है वो ये मान लो ओटिड है हैप्लॉइड, और ये स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएगा, जाइगोट। तो ये जाइगोट बन गया। अब आपको पता है कि जाइगोट डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल होती है, और हमारी बॉडी की बाकी सेल्स भी कैसी होती है, डिप्लॉइड। ये मान लो सोमेटिक सेल है, तो ये सोमेटिक सेल भी डिप्लॉइड है, जबकि जाइगोट भी क्या होता है, डिप्लॉइड है। जाइगोट जो है हम जानते हैं कि आगे जाके एम्ब्रियो डेवलप कर सकते हैं। क्या आपके शरीर की कोई भी काय कोशिका आगे जाके एम्ब्रियो डेवलप कर सकती है, नहीं कर सकती। इसका रीजन क्या है कि ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर शुरुआती चरण के दौरान जो है, ये जाइगोट जो है वो टोटिपोटेंट पूर्ण सख्त सेल होता है। पूर्ण सख्त होने का इसका रीजन जो या मैं आपको एक हाइपोथेसिस दे रहा हूँ कि इसके पूर्ण सख्त होने का जो रीजन है वो ये होता है कि इस जाइगोट सेल के अंदर जो है शुरुआती जो साइटोप्लाज्म होता है वो किसका होता है, ओटिड या ओव्यूम का होता है। और ओव्यूम का अगर साइटोप्लाज्म है तो यहाँ पर जो जीन शुरू में जो काम करते हैं, तो यहाँ पर कौन से जीन काम करेंगे, यानी मैटरनल जीन काम करेंगे शुरू में। क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर एमआरएनए भी मैटरनल है, माता का यानी कहने वाला ओव्यूम का एमआरएनए है, और वहाँ का एनवायरनमेंट जो पूरा वातावरण जो पूरा किसका है, मैटरनल है। जबकि यहाँ पर इसके जीन जो स्पर्म के जो जीन आते हैं जो पैटर्नल होते हैं वो भी शुरू में काम नहीं कर पाते। तो कहने वालों की शुरुआती प्रोसेस जो होती है वो सारी मैटरनल होती है, क्योंकि सारा का सारा साइटोप्लाज्म जो होता है वो किसका होता है, ओव्यूम का होता है। ओव्यूम जो मां से आता है तो पूरा मैटरनल जो है एनवायरनमेंट होगा, मैटरनली एमआरएनए काम करेंगे, मैटरनल एमआरएनए काम करेंगे, तो मैटरनल जीन जो है वही शुरू में काम करेंगे। तो ये जो संरचना है, ये जाइगोट आगे जाके जो एम्ब्रियो डेवलप कर सकता है, जबकि हमारी बाकी के सेल जो एम्ब्रियो डेवलप नहीं कर सकती। तो ये तीसरा जो इसका अपन इम्पोर्टेंस या जो है वो मान सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की भाई ये क्यों ज्यादातर जो प्री साइटोप्लाज्म जो वो क्यों ग्रहण करता है, ये जो है इस म्योसिस फर्स्ट के दौरान और म्योसिस सेकंड के दौरान जो है अधिकतर जो है वो सेकेंडरी oocyte और oocyte जो मैटरनल साइटोप्लाज्म को रीच करता है। तो ये इसका रीजन जो है माना जाता है। अब यहाँ में oogenesis की आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, क्योंकि oogenesis जो है या हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम अगर पढ़े तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला होता है। तो मैं आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करते हुए एकदम आराम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ आप एक चीज समझना कि जब प्रीमोर्डियल यानी यहाँ मैंने आपको कहा था कि ओवेरी के ऊपर जो जर्मिनल एपिथेलियम है, वो जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो आके और यहाँ पे इसके चारों ओर स्ट्रोमा की कुछ सेल्स जो जमा होके, और इसको हम कहते हैं प्रीमोर्डियल ओव्यूम। और इसके अंदर जो सेल होती है इसको मैंने कहा था प्राइमरी oocyte। तो मैंने अभी आपको oogenesis जो पूरा एक प्रोसेस पूरा एक साथ ही बताया कि इस तरीके से सेल बनती है। लेकिन ये सेल एक ध्यान रखना यहाँ पे कि सारी जो सेल है, ये जो oogenesis की जो प्रोसेस है वो एक साथ नहीं होती, ये कुछ चरणों में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ इस बात को समझने की कोशिश करना कि oogenesis की जो प्रोसेस मैंने आपको अभी बताई कि प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte, फिर oocyte और म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकेंड, इस तरीके से एक पूरी प्रोसेस मैंने आपको एक सीक्वेंस में बताई। लेकिन वो सारी की सारी जो एक साथ लगातार नहीं होती है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में म्योसिस फर्स्ट और सेकंड जो लगातार होते हैं, लगातार होकर जो स्पर्मेटिड बनते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं। लेकिन थोड़े फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है वो थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पर क्या होता है वो समझने की कोशिश करो कि ये जो प्रीमोर्डियल ओव्यूम है, इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte है, तो मैंने आपको कहा था कि ये स्ट्रक्चर जो है वो फीटल अवस्था में शुरू होती है। फीटल स्टेज में जब 2 महीने का चाइल्ड होता है, फीटल यानी फीटल अवस्था के दौरान 2 महीने की जो अवस्था होती है उस दौरान ये प्रोसेस पूरी होती है। और इस तरीके के 7 मिलियन जो है वो प्राइमरी या प्रीमोर्डियल ओव्यूम बन जाते हैं। अब ध्यान रखना कि oogenesis की प्रोसेस जो है वो इसी टाइम शुरू हो जाती है, यानी फीटल अवस्था में ही, फीटल स्टेज में oogenesis जो शुरू हो जाता है। ये तो ध्यान रखना
कि फीटल अवस्था में जब 2 महीने में जब ये प्रीमोर्डियल ओव्यूम बनते हैं तब जो है वो oogenesis शुरू हो जाता है, और oogenesis शुरू हो जाता है तो आपको पता है कि प्राइमरी oocyte के अंदर होगा मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट को समझना कि यहाँ ये मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होता। ये मियोसिस फर्स्ट जो है इसकी प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट और प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि प्रीमोर्डियल ओव्यूम के अंदर जो प्राइमरी oocyte है, ये oocyte जो है वो oogenesis की क्रिया प्रोसेस शुरू करेगा, मियोसिस फर्स्ट में प्रवेश कर जाएगा और मियोसिस फर्स्ट में प्रवेश करके प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था के अंदर ही रुक जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, एरेस्ट, यही रुक जाएगा। इसके आगे जो है वो इसका डेवलपमेंट यानी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं करता है और इसी अवस्था में अरेस्ट रहता है। और इस अवस्था में अरेस्ट रहे हुए लगभग 7 मिलियन जो है प्रीमोर्डियल ओव्यूम जो है वो फीमेल के अंदर 7वें महीने तक बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी oocyte जो है वो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था के अंदर अरेस्ट होता है और इस तरीके के जो है वो लगभग 7 मिलियन प्रीमोर्डियल ओव्यूम जो है वो फीटल अवस्था में 2 महीने से शुरू होते हैं और 7वें महीने तक जो कंप्लीट 7 मिलियन बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझना कि जब एक फीमेल बेबी का जन्म होता है तो उसके ओवरी के अंदर वो सारे के सारे प्रीमोर्डियल ओव्यूम जो है वो उपस्थित होते हैं जो अपने पूरे जनन काल के दौरान जो है वो प्रोड्यूस करेगी। वो जो ओव्यूम जो प्रोड्यूस करेगी अपने पूरे जीवन काल के दौरान, अपने जनन काल के दौरान सॉरी, क्योंकि जीवन काल में शुरुआती अवस्था में तो ये प्रोसेस होती नहीं है, ये तो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी शुरू होगी और ऑनसेट प्यूबर्टी को हम मिनार्के कहेंगे। तो मिनार्के मतलब है कि रजोदर्शन, तो रजोदर्शन मिनार्के से शुरू होगा और मेनोपॉज तक की जो अवस्था होती है हम उसको रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं यानी रजोनिवृत्ति। तो मिनार्के हम लगभग जो 12-13 साल की उम्र को मानते हैं और मेनोपॉज जो हम लगभग 50 साल की उम्र को मानते हैं। तो 12-13 से लेकर 50 साल की उम्र के दौरान वो जितने भी ओव्यूम प्रोड्यूस करेगी वो सारे ओव्यूम जो है वो जब फीमेल बेबी का जन्म होता है तो उसके ओवेरी के अंदर पहले से ही उपस्थित होते हैं। ये फीटल अवस्था के अंदर ही बन जाते हैं लगभग 7 मिलियन। तो इस प्रकार जन्म के समय फीमेल की ओवरी में जितने भी ओव्यूम है वो सारे के सारे जो है उसी अवस्था में रहेंगे। ध्यान रखना कि बर्थ के बाद मैंने आपको बताया कि बर्थ के समय जो है वो अपने जनन काल के दौरान जितने ओव्यूम जो है वो प्रोड्यूस करेगी वो सारे उसके ओवेरी के अंदर है, लेकिन बर्थ से लेकर ध्यान रखना कि बर्थ से लेकर और ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी मतलब कि जब लैंगिक परिपक्वता आती है यानी ऑनसेट प्यूबर्टी को हम मानेंगे कि मिनार्के मैंने आपको बताया कि इसको मैंने मिनार्के को मैंने रजोदर्शन कहा। तो उस रजोदर्शन के दौरान जो है यानी उस रजोदर्शन तक जो है वो कोई भी इन फॉलिकल्स के अंदर या इनके अंदर जो भी ये जो प्रीमोर्डियल ओव्यूम है उनके अंदर कोई भी चेंजेज नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। इसके दौरान जो है इसके अंदर कोई भी चेंजेज नहीं आएगा। और जैसे ही ध्यान रखना कि प्यूबर्टी शुरू होती है और प्यूबर्टी शुरू होते ही ध्यान रखना कि हाइपोथैलेमस जो है वो मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस जो है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा, जीएनआरएच, और जीएनआरएच जो वहां पर आएगा एंटेरियरी पिट्यूटरी पर, एंटेरियरी पिट्यूटरी पर या आगे फ्यूज पर, और आगे फ्यूज के द्वारा फिर 2 हार्मोन सीक्रेट होंगे जिनको हम अपसच कहेंगे और फिर कहेंगे एलएच। अपसच और एलएच जो है वो अब इन फॉलिक्यूलर यानी ये जो प्रीमोर्डियल ओव्यूम जो है अब इनके डेवलपमेंट को शुरू करेगा। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फीटल अवस्था में oogenesis शुरू हो जाता है और oogenesis जो है वो अपने oogenesis के दौरान जो प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में अरेस्ट रहता है। इस दौरान जितने भी प्रीमोर्डियल ओव्यूम बड़े हैं लगभग 7 मिलियन माने गए 7 मंथ के दौरान तक, और ये जो है इसी अवस्था में रहेंगे
जब बर्थ होगा तो भी इसी अवस्था में रहेंगे। बर्थ से लेकर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी जब मीनार के शुरू होता है तब तक इनके अंदर कोई चेंज नहीं आता, और जैसे ही प्यूबर्टी आती है हाइपोथैलेमस जीएनआरएच सीक्रेट करेगा। जीएनआरएच जो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा, इससे एफएसएच और एलएच सीक्रेट होंगे। और ये जो एफएसएच और एलएच है, अब इन जो प्रीमोडियल जो फॉलिकल्स जो यहाँ अरेस्ट है, इनका डेवलपमेंट शुरू करेंगे। और इनके डेवलपमेंट के दौरान जो है ध्यान रखना कि इनके डेवलपमेंट के दौरान फॉलिकल जो है, इस फॉलिकल से एक हार्मोन सीक्रेट होगा जिसको हम कहेंगे एस्ट्रोजन। इस फॉलिकल में एक हार्मोन का निर्माण होगा जिसको हम कहेंगे एस्ट्रोजन। ये ओवरी के अंदर ही होगा, और यही एस्ट्रोजन जो है वो अब जो फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। तो 12 साल की उम्र तक कोई चेंज नहीं होता। 12 साल की 13 साल की उम्र के बाद में जैसे ही मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू होता है और मीनार्के शुरू होता है, तो मीनार्के के बाद में जो है एस्ट्रोजन भी बनना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मीनार्के जो हाइपोथैलेमस के जीएनआरएच के द्वारा शुरू होगा, और फिर इससे जो एस्ट्रोजन जो है वो आना शुरू कर देगा। और एस्ट्रोजन आते ही फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट होने शुरू हो जाएंगे, जैसे आवाज का पतला होना, ब्रेस्ट टिश्यू का जो डेवलप होना, प्यूबिक्स जो है ये प्यूबिक जो पेल्विक भाग है इसका थोड़ा सोने भाग का जो थोड़ा होना, इस तरीके के जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शुरू हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में जो है वो आगे के जो है वो प्रोसेस जो कंप्लीट होगी, तो वो हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।